हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जहां से प्रश्न आना अनिवार्य है। प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। एनसीएफ 2005 ये ऐसा चैप्टर है जो कि पेडागोजी, चाहे सीट बाल विकास का हो या और भी विषय का हो, पेडागोजी यहाँ से बनना तय है दोस्तों। ठीक, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 इसका नाम है दोस्तों। ठीक, तो यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्यों उच्च गुणवत्ता नहीं हो रहा है, यहाँ की गुणवत्ता में विकास क्यों नहीं हो रहा है न, इत्यादि समस्याओं को यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय में लेकर समस्याएं थी न, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए एनसीएफ 2005 भारत सरकार द्वारा लाया गया। ठीक, यह जो योजना आई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की पहल पर, ठीक, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक, एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, कई बार इसका तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, तो दोस्तों अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक, और निर्देशक थे डॉक्टर कृष्ण कुमार, निर्देशक थे डॉक्टर कृष्ण कुमार। इन सब के अलावा 38 सदस्य इसमें और थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। तो दोस्तों, इसमें जो भी प्रावधान किया गया है और उसे माना जाए एनसीएफ बहुत पुराना है। एनसीएफ जो सबसे पहले आया था वो आया था 1975 में, फिर कब आया? 1988 में, फिर आया सन 2000 में, और अभी तक का जो सबसे नवीनतम दस्तावेज है वह है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। दोस्तों, तो इसके एनसीएफ 2005 लाने का श्रेय, सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है एनसीईआरटी का, जिसकी बैठक होती है 14 जुलाई से लेकर, 19 जुलाई तक इसकी बैठक होती है 2004 में। ठीक, इसमें विद्वान लोग आते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग आते हैं, प्रोफेसर लोग आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, अपना मत देते हैं कि भारत के प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को या इनके नामांकन संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, या जो बच्चे हैं इनकी योग्यता को कैसे बाहर निखारा जाए, इनके प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, इनका समग्र विकास कैसे किया जाए। इस पर 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई में चर्चा होता है 2004 में। ठीक, इसी का परिणाम है एनसीएफ 2005। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रगान के निर्माता है, ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका एक निबंध था। कौन सा निबंध था? सभ्यता और प्रगति। ये सब पूछा जा सकता है दोस्तों। सभ्यता और प्रगति। ठीक, ये निबंध था, यहां से भी कुछ प्रावधान किया गया था। और प्रोफेसर यशपाल की एक रिपोर्ट आई थी सन 1992 और 93 में। ठीक, इस रिपोर्ट में कहा गया था, ठीक, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, शिक्षा बिना बोझ के, इसका मतलब होता है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के ना दोस्तों। ये प्रावधान, इसका मतलब ये था प्राइमरी में जो बच्चे जाते हैं उनका जो बैग रहता है काफी वजन रहता है ना, तो बच्चे बैग को ले जाते थक जाते हैं। तो जब थक जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या ना, तो इसलिए एनसीएफ 2005 में यशपाल की रिपोर्ट से यह बात लिया गया
कि भैया प्राइमरी की जो शिक्षा दिया जा रहा है ना, उसके बैग का वजन ज्यादा से ज्यादा 4 किलो रहना चाहिए। कितना? बैग का वजन कितना रहना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 4 kg रहना चाहिए। ठीक, लगभग रहना चाहिए, इससे ज्यादा वजन नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो कहां कहां प्रावधान लिया गया है? ठीक, तो एनसीईआरटी 2004 में एनसीईआरटी की बैठक होती है, वहां से कुछ बातें ली गई हैं। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति से कुछ बातें ली गई हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल का रिपोर्ट आता है 1992-93, उसमें से बहुत सारी बातें इसमें ली जाती हैं। दोस्तों ये था एनसीईआरटी कुछ प्रमुख बिंदु। ठीक, अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या सुझाव देता है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या क्या सुझाव देता है। सुझाव देखते हैं और सुझाव से ही सीटेट के पेडागोजी का क्वेश्चन बनना तय है। दोस्तों सीटेट का विकास का ही नहीं और सभी विषयों का भी पेडागोजी एनसीईआरटी समावेशी शिक्षा से लगभग ज्यादा पूछा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं सुझाव क्या था। एनसीईआरटी 2005 की 5 मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। कितने? एनसीईआरटी 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक, पहला क्या है आइए देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। विद्यालय या कक्षीय शिक्षा को, विद्यालय लिखते हैं, विद्यालयी शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक, कहां से? बालक के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों ये है एनसीईआरटी 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है दोस्तों, जहां से पेडागोजी में प्रश्न है, इसके डायरेक्ट शब्द नहीं पूछेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हमें आपको समझना है। इसके कॉन्सेप्ट को समझ के वहां से प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक, जैसे पहला क्या है यहाँ पे, विद्यालयी शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये, अगर यह बालक है, ठीक, बालक है, यह इसका विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे को जो शिक्षा दिया जा रहा है ना, आप बताइए कि बच्चा जो आपको एक विज्ञान, गणित, जोड़ घटाना, गुणा भाग, इतिहास, भूगोल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को जोड़ पढ़ा रहे हैं, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, या 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा ना। तो बच्चों को बताइए, बेटा जब आप मार्केट जाते हो अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ ना, वहां पे अगर आप 10 रुपए देते हो, ग्राहक 4 रुपए का सामान लेते हो, दुकानदार आपको 6 रुपए वापस देता है ना। इस तरीके से बच्चों को जोड़ कर पढ़ाइए ना। जैसे बच्चों को पौधों के विषय में पढ़ाना है, तो बच्चों को दिखाइए पौधा कि देखिए बेटा ये पौधा है जो हमारे लिए ऑक्सीजन देता है ना, हमें फल देता है, या हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। उसका प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? पौधों की पत्तियों को दिखाकर, उसमें जो पर्णरंध्र पाए जाते हैं, स्टोमा पाए जाते हैं, इत्यादि चीजों को दिखाकर बताइए, उसके जीवन से जोड़ के बताइए। विद्यालय शिक्षा को बालक के बाहरी जीवन से जोड़कर बताया जाए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का रुचि बढ़ता जाएगा। ठीक, अगला है रटन प्रणाली पर रोक लगाई जाए ना। बच्चों को अब रटने पे जोर ना दिया जाए। एनसीईआरटी 2005 आने के पहले क्या होता था, अध्यापक बच्चों को कहते थे भैया कल आपको इतना पढ़ के आना है, हमें सुनाना है, अगर आप नहीं सुनाएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा ना। एनसीईआरटी 2005 समावेशी शिक्षा आरटी 2009 ये दंड का एकदम विरोध करते हैं। बच्चों को दंड नहीं देना है, उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुरूप उसे क्या देना है? शिक्षा देना है। ठीक ना, बच्चों को रटने नहीं देना है ना, रटन प्रणाली पर रोक लगाना है। एकदम रटन नहीं देना, उनको समझा कर पढ़ाना है।
उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करनी है, उनको ऐसा माहौल ऐसा वातावरण दिया जाए कि बच्चा खुद जानने के लिए उत्सुक हो जाए, जागरूक हो जाए। ठीक। अगला है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए ना। पहले क्या होता था, केवल पढ़ाई की जाती थी, केवल पढ़ाई की जाती थी। तो एससीए 2005 ने कहा बच्चों को आप खेल भी खिलाइए, खेल करवाइए, संगीत भी करवाइए, ठीक, नृत्य भी करवाइए। ठीक, जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में तेज हो सकता है कोई बच्चा संगीत में अच्छा हो, कोई बच्चा नृत्य में अच्छा हो। तो जब आप उसे अवसर देंगे खेलने का, संगीत करने का, नृत्य करने का, तो वो बालक की प्रतिभा निकल कर बाहर आएगी ना। तो प्रतिभा बाहर निकल के आएगी। तो जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर को कहा जाता भैया आप एक अच्छे विश्वविद्यालय प्रोफेसर हो जाते, तो क्या पूरा विश्व उनको जान पाता। लता मंगेशकर को कहा जाता कि भैया आप एक अच्छी अध्यापिका बन जाती, तो क्या उनको पूरा विश्व जान पाता। महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ऐसे बहुत तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अवसर मिला। किसने किसी अवसर दिया, किसी को किसी गुरु ने दिखाया अवसर, किसी को उसके माता पिता अवसर दिए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। एनसीए 2005 कहता है बच्चों को आप अलग अलग तरीके से कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा। चौथा है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। कहने का मतलब ये जो आप बच्चों को किताब में पढ़ा रहे हैं ऐसा ना पढ़ाइए कि बच्चा किताब में ही रह जाए। आप इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चा उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर सके। अगला है देश एवं संविधान के प्रति बालकों में आस्था उत्पन्न किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा प्राइमरी में छोटा रहेगा तभी आप उसको अपने देश के महत्व के विषय में बताइए कि देश सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद सब कुछ है। संविधान का सम्मान करना सिखाइए ना। उसे ऐसा काम उसे बताइए कि हमें असामाजिक काम या अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक स्थानों पे हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चों को बचपन से उसके दिमाग बढ़ा जाएगा, तब बड़ा होने के पश्चात उसका वह पालन करेगा। ये 5 मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत है दोस्तों, जहां से सीटेट में पेडागोजी में आपको प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा गया है। आप प्रश्न पेपर उठा के देख सकते हैं पुराना वाला, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा कि 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं, कौन नहीं। 3 तो यही रहेगा, एक नहीं रहेगा, उसे छाड़ना पड़ेगा। इसे समझिए कैसे आपको प्रयोग करना है। ठीक, अनुसार पेपर हल करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके अलावा इसने एनसीए 2005 में सुझाव भी दिया। आइए देखते हैं कि सुझाव कौन सा था। दोस्तों ये है कुछ सुझाव। हम लोगों ने अभी तक सिद्धांत देखा, एनसीएफ कब आया था ये देखा। आइए सुझाव दे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सुझाव है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और से मूल्यांकन, परीक्षण, ये सब क्या होता है, आकलन, ये शिक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जब तक बच्चा का मूल्यांकन और आकलन नहीं करेंगे तब तक हमको यह कैसे पता चलेगा कि बच्चा कितना अधिगम किया, कितना नहीं किया। हमने जो सीखा वो सीखा नहीं सीखा, कितनी मात्रा में सीखा न, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा एनसीए 2005 कहता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है ना। सतत मतलब ये होता है कि बच्चा जब से प्रवेश लेता है तब से लेकर प्रवेश सत्र के अंत तक ना बार बार उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अचानक वर्ष के अंत में नहीं करना चाहिए ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बच्चा मान लीजिए जब वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई समस्या है, सही से पेपर नहीं गया, तो आप फेल कर देंगे। अगर सतत रूप से मूल्यांकन करते रहेंगे, जैसे प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 2 माह में, प्रत्येक 1 माह में आप बार मूल्यांकन करते रहते हैं ना, तो इससे पता चलता है बच्चा अपना आकलन स्वयं करता है। अगर बच्चा फीडबैक सही नहीं देता, फिर से सुधार लाता है, फिर से अच्छा करने की कोशिश करता है दोबारे वाले में ना। इसलिए सरकार कहती है, एनसीए 2005 कहती है कि सतत मूल्यांकन करना चाहिए। हो सकता है 1 बार 2 बार बच्चे में कोई समस्या हो, सही से अपना परिणाम ना दे सके ना, बीमार हो, अस्वस्थ हो और कोई समस्या हो, इसलिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए। व्यापक मतलब होता है दोस्तों बालक के केवल एक ही भाग का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए ना, केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं, उसके खेल का मूल्यांकन होना चाहिए, संगीत, नृत्य, कला,
पढ़ाई ना सबका मूल्यांकन करना चाहिए। ये सभी पक्षों में मूल्यांकन करना चाहिए। शारीरिक मूल्यांकन, मानसिक मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन, ना सर्वांगीण मूल्यांकन होना चाहिए। इसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। खेल को महत्व देना चाहिए, ऐसा एनसीएफ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल को यह महत्व बहुत देता है। यह कहता है खेल के माध्यम से बच्चा वह सब कुछ सीख सकता है जो ना तो उसे कोई विद्यालय सिखा सकता है और ना ही कोई स्कूल सिखा सकती है। ठीक, खेल को बहुत महत्व मानते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा प्रयोग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। देखिए, निदान और उपचार होता क्या है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों की पहली योग्यता, क्षमता, रुचि एवं उसकी समस्या को जानकर उसके समस्याओं को दूर करना चाहिए। जब एक अध्यापक बच्चे के विषय में जानने की कोशिश करता है, उसकी रुचि को पता करता है, उसकी समस्या को जानने की कोशिश करता है ना, उसे क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। समस्या जानने के पश्चात उसकी समस्या के अनुरूप उसका समस्या दूर किया जाए, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा दोस्तों। ऐसा एक अध्यापक को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए ना। करके सीखने पर जोर, लर्निंग बाय डूइंग ना, बच्चों को स्वयं से करने का अवसर दीजिए, स्वयं से करने का, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने पश्चात जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है वो अस्थायी हो जाता है, लंबे समय तक उसे याद रहता है। इसलिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने पर जोर देना चाहिए। ठीक, अगला है रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि एनसीएफ 2005 किस पर जोर देती है। व्यवहारवाद पर जोर देती है, संज्ञान पर जोर देती है, रचनात्मकता पर जोर देती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एनसीएफ 2005 रचनात्मकता पर जोर देती है। कहने का मतलब ये कि एक बालक को ऐसा वातावरण दीजिए आप कि बच्चा नया नया कुछ करने की कोशिश करे, कुछ अलग करने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चा इतना वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिन पियाजे का कथन है। ठीक, बच्चों को कुछ करने का अवसर दीजिए, खुद से करके सीखने का अवसर दीजिए। बच्चा अपने मौलिकता का विकास करे, अपने दिमाग का प्रयोग करे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी बुद्धि का विकास होता है। कक्षा 5, 8 और 11 में कोई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। कक्षा 2 तक बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देना है। कक्षा 2 तक ईवीएस का किताब नहीं चलेगा। कक्षा 3 से ईवीएस किताब चलती है और चलेगा, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। प्रत्येक 6 माह में शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए डायट है, SCERT है, वहां पे प्रत्येक 6 माह में शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए कि जो आपके पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है ना, बच्चों को आप कैसे पढ़ाए हैं, आपका परिणाम क्या है, इत्यादि बातों का पता लगाने के लिए। कक्षा जीवन से जीवंत की तरफ रहना चाहिए। कक्षा में बार बार शांति का माहौल अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे कक्षा में शांत हैं तो यह लगता है कि अध्यापक जो होता है, अध्यापक के डर की वजह से बच्चे शांत हैं, जबकि बच्चों का प्रकृति ऐसी होती है कि बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो बच्चों को कक्षा जो होता है जीवन से जीवन की तरफ, बच्चों को मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए ना, उनको आपस में वार्तालाप करने का अवसर दीजिए किसी विषय वस्तु पे ना, जिससे लगे कि हाँ कक्षा चल रही है। ठीक, अगला है सबसे महत्वपूर्ण, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एनसीएफ 2005 आने का उद्देश्य यही था कि शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित तरफ ले जाना। शिक्षक केंद्रित मतलब ये होता है कि शिक्षक राजा होता है, जैसा चाहता है वैसे बालकों के साथ जब मन करेगा पढ़ाएगा, जब मन करेगा खेल खिलवाएगा, जब मन करेगा दंड देगा ना। तो एनसीएफ 2005 कहता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक अध्यापक बालक के रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुरूप उसे शिक्षा देगा। एक अध्यापक केवल क्या होगा, सलाह करता होगा, नेतृत्व करता होगा, बाकी कार्यकर्ता बाल केंद्रित शिक्षा ही होगी। बालक सर्वे सर्वा होगा यहाँ पे ना, बाल केंद्रित शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है शिक्षण सूत्र। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की तरफ प्रयोग करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात मतलब ये होता है कि जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो ज्ञात से अज्ञात मतलब जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहा है उस पाठ्यक्रम से संबंधित पहले बच्चा जो जानता है, ठीक, पहले उसे बताइए, फिर उससे जोड़कर जो नहीं जानता उसे बताइए। जैसे आपको दाब का नियम पढ़ाना है
ना, आपको दाब का नियम पढ़ाना है, तो जब बच्चे को पहले ही बता देंगे कि दाब का नियम ये होता है, न्यूटन ने ये किया वो किया ना, तो आप बच्चा नहीं समझ पाएगा। आप उससे रिलेट करके पढ़ाइए। बच्चा, आप कभी बर्थडे में गए हो, वहां पे गुब्बारा देखे हो, गुब्बारे में जो गए हवा भरी जाती है ना, तो वो ज्ञान से अज्ञान तरफ हो गया। बच्चा गुब्बारा देखा है, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जो आप बताओगे वह शांति सुनेगा और वह अस्थायी ज्ञान उसके अंदर हो जाएगा। ठीक, अगला है खेल मनोरंजन के लिए है, अतः रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने के पर जोर ना दे। कहने मतलब बच्चों में जो खेल खिलवा रहे हैं उसे रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने पर जोर ना दे, उन्हें मनोरंजन करने दे। रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने पर जोर देने लगेंगे तो बच्चे के अंदर आत्मबल के जो हार जाएगा उसके अंदर आत्मबल की कमी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस कमी हो जाएगी, बच्चा फिर दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक, अगला है बालक को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दीजिए। ये नहीं कि भैया आप गणित के अध्यापक हैं, बच्चों कहीं नहीं तुम्हें गणित ही पढ़ना है, आप विज्ञान के अध्यापक हैं, बच्चों कहीं नहीं तुम्हें विज्ञान ही पढ़ना है, ऐसा कदापि नहीं करना है। बच्चों को जाइए, आज सांस लेकर जाइए, आप सहायता करता है ना, बच्चों को स्वयं से विज्ञान गणित खेल कोई भी किताब पढ़ना वो स्वयं से लेगा, स्वयं से पढ़ेगा। ठीक, अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें ना। जैसे रासलीला हो रहा है, कोई नृत्य हो रहा है, तो बच्चों को बैठकर देखने की अपेक्षा उस नाटक में, उस खेल में हिस्सा लेने के लिए उसको आप तैयार करिए। जैसे राधा कृष्ण का रासलीला हो रहा है, अगर बालक को आप कृष्ण बनने के लिए अवसर देंगे तो वह कृष्ण जैसा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, कोशिश करेगा मैं ऐसा क्या करूं कि कृष्ण जैसा एकदम व्यवहार करूं, मैं उनके जैसे बोलूं, उनके जैसे नृत्य करूं, उनके जैसा बनूं, तो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और उसके अंदर रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक, इसलिए एनसीए 2005 कहता है भैया बच्चों को नाटक में, नृत्य में, संगीत में, खेल में भाग लेने दीजिए, अवसर लेने दीजिए। जब वह उसमें भाग लेगा, खुद से करके सीखने में जोर देगा, उसके अंदर बुद्धि का विकास होता, बालकों के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता, क्रिएटिविटी का विकास होगा ना। दंड व सजा व पुरस्कार को सीमित रखा जाए, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है। दंड को वह तो एकदम मना करता है, एनसीए 2005 कहता है बालक को दंड नहीं देना चाहिए। ठीक, अगला है बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना। जैसे महात्मा गांधी ने भी मातृभाषा के लिए क्या कहा है, जोर दिया है, कोठारी आयोग ने भी कहा है। ठीक, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो मातृभाषा के लिए कहता है ना, मातृभाषा बच्चे, जैसे कई बार प्रश्न आया है, एक अध्यापक बहुभाषिकता को लेगा संसाधन के रूप में, समस्या के रूप में, वहां नहीं पढ़ाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग कई बार देखे होंगे, तो संसाधन के रूप में लेगा ना। एक अध्यापक अगर नए स्थान पे जाता है पढ़ाने, उसके नई भाषा मिलती है तो समस्या के रूप में नहीं लेगा, उसे संसाधन के रूप में लेगा, खुद सीखेगा, बच्चों को भी सिखाएगा। ठीक, मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे घर से जो बच्चा होता है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, उसका परिवार है। जब घर से निकलता है तो मातृभाषा के साथ निकलता है। अब जैसे बच्चा मातृभाषा के साथ विद्यालय में गया, आप तुरंत उसे अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दिए तो बच्चा टिकवे नहीं करेगा, फिर अवे नहीं करेगा। ठीक, आप उसको समझाइए, हाँ बच्ची का नाम बाटे तोहार, काका खाया है, तुम मम्मी पापा का नाम बाटे ना, तू का पढ़े है। इस तरीके से मातृभाषा में वार्तालाप करिए, एक दूसरे से भावनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। बच्चा समझेगा कि जो मास्टर हैं ये हमार मित्र हैं लागता, तभी भाषा बतियावत बा है, तो वो अपने अंदर की सारी बात आपसे बताएगा। आप उस बात को समझकर उसके अनुसार आप शिक्षा दीजिए। ये है मातृभाषा का कमाल। ठीक, रोजगार परक शिक्षा, मतलब वर्धा शिक्षा योजना जो 1937 में आई थी, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, उसमें भी रोजगार शिक्षा की बात की गई है ना। बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए जिसके माध्यम से आगे चलकर वह रोजगार भी प्राप्त कर सके। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, समावेशी शिक्षा हो, बहुत सारे इसने सुझाव दिया है दोस्तों। तो यहां से आप प्रत्येक बार, यहां डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कई बार, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना नहीं है आपको। एक अध्यापक कक्षा में कैसे जाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, पूरी बात यही है। खुद अपने अंदर बैठा लीजिए। एनसीएफ की पेडागोजी या सीडेड पेडागोजी आपका एक को गलत नहीं होगा। आप समावेशी का निचोड़, एनसीएफ निचोड़ अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक दोस्तों,
तो मुझे लगा, उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों जैसा भी आपको अच्छा लगे तो मन करे तो शेयर कर दीजिए, वरना आपकी इच्छा। तो दोस्तों अब कल हम लोग एनसीएफ समावेशी संबंधी जितने प्रश्न आए हुए हैं, आने की संभावना है, वो आपके साथ करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, और आपको इस बार जीत है एनसीएफ में, सीटेट में आपको जीत कराना है, सीटेट पास होना है। बेस्ट ऑफ लक।